Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. दिस इज़ दीपाली और हम क्या पढ़ रहे थे। हम चैप्टर 9 में पर्यावरण और धारणीय विकास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले पर्यावरण को देखा और फिर हमने पर्यावरण के कार्य पढ़े और पर्यावरण किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, हमारे पर्यावरण में किस तरह से प्रदूषण हो रहा है, ये भी पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, भारत की पर्यावरण स्थिति, यानी हमारे देश भारत में पर्यावरण की कैसी स्थिति है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। भूमि की उच्च गुणवत्ता, सैकड़ों नदियां व उपनदियां, हरे भरे वन, भूमि की सतह के नीचे बहुतायत में उपलब्ध खनिज पदार्थ, हिंद महासागर का विस्तृत क्षेत्र, पहाड़ों की श्रृंखला आदि के रूप में भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं। दक्षिण के पठार की काली मिट्टी विशिष्ट रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसी कारण ही इस क्षेत्र में कपड़ा उद्योग केंद्रित है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक गंगा का मैदान है, जो कि विश्व के अत्यधिक उर्वरक क्षेत्रों में से एक है और विश्व में सबसे गहन खेती और घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारतीय वन वैसे तो असमान रूप से वितरित हैं, फिर भी वे उसकी अधिकांश जनसंख्या को हरियाली और उसके वन्य जीव को प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं। देश में लोहा अयस्क, कोयला और प्राकृतिक गैस के भारी भंडार हैं। केवल भारत में ही विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का 20% उपलब्ध है। हमारे देश के विभिन्न भागों में बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेट, हीरा, सोना, सीसा, भूरा कोयला, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम इत्यादि भी मिलते हैं। लेकिन भारत में विकास गतिविधियों के फलस्वरूप उसके सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर भी उसका असर पड़ रहा है। भारत के पर्यावरण को दो तरफा खतरा है, एक तो गरीबी के कारण पर्यावरण का अपक्षय और दूसरा खतरा साधन संपन्नता और तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से है। भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण, दूषित जल, मृदा क्षरण, वन्य कटाव और वन्य जीवन की विलुप्ति है। तो इसका मतलब क्या है, भूमि की उच्च गुणवत्ता, यानी हमारे भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है। हमारे भारत के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं। अगर हम देखें तो हमारी भूमि उच्च गुणवत्ता की है। हमारे यहाँ सैकड़ों नदियाँ हैं, हरे भरे वन हैं, भूमि की सतह के नीचे बहुतायत में उपलब्ध हमारे पास खनिज पदार्थ हैं, हिंद महासागर हैं और न जाने कितनी पर्वत श्रृंखलाएँ हमारे भारत में हैं। अब दक्षिण के पठार की काली मिट्टी विशेष रूप से कपास की खेती के लिए प्रयुक्त है। अब हम अगर देखें तो हमारे देश में सभी तरह की जलवायु है ना। यहाँ पर हर तरह की जलवायु है, मौसम भी सभी तरह का होता है। अगर हम ऐसे ही देखें तो हमारे एक दक्षिण के पठार की काली मिट्टी है, एक हमारे यहाँ ऐसा क्षेत्र है दक्षिण का पठार जहाँ की मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी। और इस काली मिट्टी होने के कारण यहाँ पर कपास की खेती बहुत अच्छी होती है और इसके कारण, इस कपास की खेती के अच्छे होने के कारण यहाँ पर कपड़ा उद्योग भी केंद्रित है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक गंगा का मैदान है। अगर अब हम देखें तो हमारे अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा का मैदान है, जो कि विश्व के अत्यधिक उर्वरक क्षेत्र में से एक है, क्योंकि वो गंगा का मैदान है, मतलब गंगा के किनारे के मैदान, जो कि अत्यधिक उर्वरक शक्ति क्षेत्रों में एक है। क्यों है? क्योंकि नदी के आइट साइड का जो मैदानी भाग होता है उसकी उर्वरक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और विश्व में सबसे गहन खेती और घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यानी विश्व में सबसे गहन खेती और घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान। ठीक है, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक का। ओके, भारत वन वैसे तो असमान रूप से वितरित हैं। हमारे भारत में जो वन हैं, भारतीय वन असमान रूप से वितरित हैं, फिर भी वे अधिकांश जनसंख्या को हरियाली और उसके वन्य जीवन को प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं। फिर भी ये यहाँ की बहुत सारी जनसंख्या को हरियाली और उसके वन्य जीवन को प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं। एक प्राकृतिक वातावरण होता है हरियाली से भरा हुआ। ठीक है, अब अगर हम बात खनिज की करें तो हमारे देश में लोहा अयस्क, कोयला और प्राकृतिक गैस के भारी भंडार हैं। अगर हम देखें तो हमारे देश में लोहा अयस्क के, कोयला के और प्राकृतिक गैसों के भारी भंडार हैं, लेकिन केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के समस्त लोह भंडार का 20% उपलब्ध है। अगर हम देखें तो हमारे भारत में थोड़े ही लोहा अयस्क नहीं है और थोड़े ही खनिज नहीं, हमारे भारत में पूरे विश्व के 20% खनिज हमारे भारत में ही उपलब्ध होते हैं। यानी पूरे विश्व में 100% जो खनिज होते हैं उनमें से 20% हमारे भारत में ही उपलब्ध हैं। ठीक है,
है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेट, हीरा, सोना, सीसा, भूरा, कोयला, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम इत्यादि ये सभी मिलते हैं। लेकिन भारत के विकास गतिविधियों के फलस्वरूप उसके सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, हमारे भारत की जो गतिविधियां हैं, विकास की जो गतिविधियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं, उनसे क्या हो रहा है, हमारी जो प्राकृतिक यानी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है ना, जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, उन पर दबाव पड़ रहा है और कहीं ना कहीं वह खत्म होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर भी उसका असर पड़ रहा है। अब इसके साथ क्या हो रहा है, सिर्फ संसाधन ही खत्म नहीं हो रहे हैं हमारे, बल्कि हमारे यहाँ के मानव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर भी उसका असर पड़ रहा है। अब अगर हम ये देखें कि भारत के पर्यावरण को दो तरफा खतरा है। अब हमारे भारत का जो पर्यावरण है, हम इस टॉपिक में भारत के पर्यावरण की स्थिति ही पढ़ने वाले हैं ना, तो हमारे भारत के पर्यावरण को दो तरफा खतरा है। पहला खतरा क्या है, एक तो गरीबी के कारण, पहला खतरा है गरीबी के कारण पर्यावरण का अपक्षय हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर्यावरण कम होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है गरीबी के कारण। दूसरा खतरा साधन संपन्नता और तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से है। अब दूसरा खतरा क्या है, हमारी जो साधन संपन्नता, हमें अपने जीवन को यापन करने के लिए अच्छे से अच्छे साधन चाहिए, सुख चाहिए, संपन्नता चाहिए, जिससे क्या हो रहा है, हम उन्हें करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को जितना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उतना ही प्रदूषण यहाँ पर होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे भारत का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण, दूषित जल, मृदा क्षरण, वन्य कटाव और वन्य जीवन की विलुप्ति है। अब अगर हम ये देखें कि हमारे भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में कौन कौन सी है, तो वो आती है हमारी वायु प्रदूषण, दूषित जल, यहाँ का गंदा पानी, ठीक है, जो हम जिसे हम प्रदूषित कर रहे हैं, है ना, नदियों के पानी में लगातार प्रदूषण हो रहा है। मृदा क्षरण, वन्य कटाव, वनों को काट दिया जा रहा है और वन्य जीवन की विलुप्ति है। कुछ इस तरह की समस्याएं जिनसे हमारे भारत का पर्यावरण और ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। आगे इनमें से प्रमुख ये हैं, भूमि अपक्षय, जैविक विविधता की हानि, शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण, ताजे पानी का प्रबंधन। अब इनमें से कुछ खास कौन कौन सी है, भूमि का अपक्षय, ठीक है, जैविक विविधता की हानि हो रही है, शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण, ताजे पानी का प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा और रूपों में हुआ है, जो कि मुख्य रूप से अस्थिर प्रयोग और अनुपयुक्त प्रबंधन कार्यप्रणाली का परिणाम है। अब हमारे भारत में भूमि का जो अपक्षय हो रहा है वो क्या है, अस्थिर है और अनुपयुक्त यानी प्रबंधन कार्यप्रणाली का परिणाम है। ठीक है, अब हमें आगे क्या देखना है, भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारण हैं। अब हमारी भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारण हैं, जिनके कारण हमारी भूमि का अपक्षय सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो वो कारण क्या है, वन विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि, हमारे जो धीरे धीरे हमारे वनों का विनाश हो रहा है, उससे हमारी वनस्पति की हानि हो रही है। आधारणीय जलाओ, लकड़ी और चारे का निष्कर्षण, खेती बाड़ी, वन भूमि का अतिक्रमण, वनों में आग और अत्यधिक चराई, भू संरक्षण हेतु समुचित उपायों को न अपनाना, अनुचित फसल चक्र, कृषि रसायन का अनुचित प्रयोग, रासायनिक खाद और कीटनाशक, सिंचाई व्यवस्था का नियोजन तथा अविवेकपूर्ण प्रबंधन, भूमि जल का पुनः पूर्ण क्षमता से अधिक निष्कर्षण, संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता और किसी पर निर्भर लोगों की दरिद्रता, ये सभी कारण किसके हैं, हमारे भारत की भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी। यानी इन सब कारणों से हमारे भारत की जो भूमि है उसका अपक्षय हो रहा है। अब हम अगर आगे देखें तो क्या दिया है, भारत विश्व की जनसंख्या का लगभग, यानी भारत विश्व जनसंख्या के लगभग 17% और विश्व पशुधन के 20% को विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 2.5% क्षेत्र में आश्रय देता है। अब हमारा जो भारत है जनसंख्या के 17% और विश्व के पशुधन का कितना 20% को विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना आश्रय देता है, केवल 2.5%। जनसंख्या और पशुधन का घनत्व अधिक और वानिकी कृषि, चराई, मानव बस्तियां और उद्योगों के प्रतिस्पर्धी उपयोगों से देश के निश्चित भू संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। अब आगे क्या दिया है, देश में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 8 हेक्टेयर है। अगर हम देखें देश में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि कितनी है, 8 हेक्टेयर, लेकिन जबकि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह कितनी होनी चाहिए थी, 47 हेक्टेयर। कितनी है,
0.8 हेक्टेयर है, लेकिन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये होनी चाहिए थी 0.47 हेक्टेयर तक, लेकिन नहीं है। परिणाम स्वरूप वनों की कटाई स्वीकार्य सीमा से लगभग 15 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिक होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो हमारे वनों की कटाई है वह स्वीकार सीमा से, यानी स्वीकार करने वाली सीमा से 15 मिलियन क्यूबिक मीटर ज़्यादा हो रही है ना। मृदा क्षरण के अनुमान ये दर्शाते हैं कि पूरे देश में एक वर्ष में भूमि का क्षरण 5.3 बिलियन टन प्रतिशत की दर से हो रहा है। अब हमारे देश का जो मृदा क्षरण का अनुमान लगाते हैं हम, वो क्या दर्शाता है कि एक वर्ष में भूमि का क्षरण 5.3 बिलियन टन से अधिक हो रहा है, और इससे देश को प्रत्येक वर्ष 8 मिलियन टन नाइट्रोजन और 1.8 मिलियन टन फॉस्फोरस और 26.3 मिलियन टन पोटेशियम का नुकसान होता है। यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन सब का हमें नुकसान होता है। किसके कारण? मृदा क्षरण के कारण। भारत सरकार के अनुसार प्रत्येक वर्ष भूमि क्षय से 5.8 मिलियन टन से 8.4 मिलियन टन पोषक तत्वों की क्षति होती है। अब मृदा क्षरण से क्या हो रहा है, हर वर्ष 5.8 मिलियन टन से लेकर 8.4 मिलियन टन तक हमारे जो पोषक तत्व होते हैं उनकी क्षति होती है, यानी वे कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। आगे, भारत में शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत है, जिससे वाहनों का सर्वाधिक योगदान है। कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योगों के भारी जमाव और थर्मल पावर संयंत्रों के कारण वायु प्रदूषण होता है। वाहन उत्सर्जन चिंता का प्रमुख कारण है, क्योंकि ये धरातल पर वायु प्रदूषण का स्रोत है और आम जनता का अधिकतम प्रभाव डालता है। मोटर वाहनों की संख्या 1951 के 3 लाख से बढ़कर 2003 में 67 करोड़ हो गई। 2003 में व्यक्तिगत परिवहन वाहन, केवल 2 पहिए वाहन और कार संख्या कुल पंजीकृत वाहनों का 80% थी। इस तरह ये कुल वायु प्रदूषण बोझ में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। भारत विश्व का 10वां सर्वाधिक औद्योगिक देश है, लेकिन इसके कारण से अनचाहे और अप्रत्याशित परिणाम जैसे अनियोजित शहरीकरण, प्रदूषण और दुर्घटनाओं का जोखिम जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है, अगर हम देखें तो हमारे भारत में शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत है। अगर देखते हैं तो शहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण है। अब इसका कारण क्या है, इसका उत्तरदायित्व किसे जाता है, वाहनों को। ठीक है, इन सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, वाहनों का। वाहनों के कारण धुआं निकलता है और उससे वायु प्रदूषण होता है। कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योग के भारी जमाव और थर्मल पावर संयंत्रों के कारण बाहर वायु प्रदूषण होता है। अब अगर हम कुछ अन्य तरीके से देखें, यानी तो उद्योगों के भारी जमाव और थर्मल पावर संयंत्र जो हैं उनके कारण भी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण होता है। वाहन उत्सर्जन चिंता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि यह धरातल पर वायु प्रदूषण का स्रोत है। यानी वाहन उत्सर्जन जो है वो इस चिंता का कारण है, क्योंकि धरातल पर वायु प्रदूषण उसी के कारण होता है और आम जनता पर अधिकतम प्रभाव डालता है। मोटर वाहनों की संख्या, अब अगर हम मोटर वाहनों की संख्या देखें तो 1951 के लगभग ये कितनी थी, 3 लाख थी। ठीक है, फिर 2003 में 67 करोड़ हो गई। अगर हम मोटर वाहनों की संख्या देखें तो 1951 में ये केवल 3 लाख थी और 2003 तक कितनी हो गई, 67 करोड़। यानी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी है। 2003 में व्यक्तिगत परिवहन वाहन, केवल 2 पहिया वाहन और कार संख्या कुल पंजीकृत वाहनों का 80% थी। अगर 2003 में एक सर्वे से ये देखा गया कि वाहनों की संख्या कितनी, तो 80% कुल ऐसे वाहन थे जो 2 पहिया थे, लेकिन धुआं तो उनसे भी निकलता है और प्रदूषण तो उनसे भी होता है। इसी तरह ये कुल वायु प्रदूषण बोझ में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। ये वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं वाहन, और इनके कारण ही वायु प्रदूषण है। भारत विश्व का 10वां सर्वाधिक औद्योगिक देश है। भारत विश्व का ऐसा देश है जो 10वें स्थान पर सर्वाधिक औद्योगिक देश है, यानी 10वें स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र में नाम किसका आता है, हमारे भारत का। लेकिन इसके कारण से अनचाहे और अप्रत्याशित परिणाम जैसे अनियोजित शहरीकरण, प्रदूषण और दुर्घटनाओं का जोखिम जुड़े हुए हैं। लेकिन इस औद्योगिक क्षेत्र में आगे होने के साथ साथ भारत के साथ कुछ जोखिम जुड़े हैं, जैसे प्रदूषण, दुर्घटनाओं का जोखिम, अनियोजित शहरीकरण। तो इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में आगे होने के साथ साथ कई तरह के प्रदूषण भी फैल रहे हैं। आगे,
केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उद्योगों की 17 श्रेणियों की पहचान बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में की है। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उद्योगों की 17 श्रेणियों की पहचान बड़े पैमाने पर की है। उपयुक्त बिंदु भारतीय पर्यावरण की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम तक एक कारगर नहीं होंगे। यानी हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय और राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा और केंद्रीय सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वह कारगर नहीं होंगे जब तक कि हम सोच समझकर धारणीय विकास के रास्ते को नहीं चुनते। जब तक हम ये नहीं सोच लेते कि हमारे धारणीय विकास को हम किस तरह अपने कंट्रोल में लाएं। भावी पीढ़ियों के भविष्य की दृष्टि के लिए किया गया विकास ही चिरस्थायी होगा। बिना भावी पीढ़ी की चिंता किए अपने वर्तमान जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए किए गए विकास कार्य संसाधनों तथा पर्यावरण का अपचय इस गति से करेंगे जिससे पर्यावरण संबंधी तथा आर्थिक संकट दोनों पैदा हो सकते हैं। अब चाहे सरकार कितने ही कोशिश क्यों ना कर ले, पर्यावरण प्रदूषण जब तक हमारे कम नहीं होगा, जब तक हम ये नहीं सोच लेते कि हमें धारणीय विकास को देखते हुए पर्यावरण को कंट्रोल में लाना होगा, पर्यावरण के प्रदूषण को कम करना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो भावी पीढ़ियों के भविष्य की दृष्टि के लिए किया गया विकास ही चिरस्थायी होगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वर्तमान जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए विकास कार्य संसाधनों तथा पर्यावरण का अपचय इस गति से करेंगे जिससे पर्यावरण संबंधी तथा आर्थिक संकट दोनों ही पैदा होंगे। जिससे पर्यावरण संबंधी खतरे तो होंगे ही और आर्थिक संकट भी पैदा होंगे। तो हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए क्योंकि हमारे धारणीय विकास को देखते हुए हमें पर्यावरण प्रदूषण में सुधार भी लाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारे भारत की पर्यावरण स्थिति कैसी है। तो हमने देख ली, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेकार कंडीशन है पर्यावरण प्रदूषण की, जिसे हमें कम करना चाहिए। ठीक है, अब हम कल क्या पढ़ेंगे, हम चिपको या एपिको नाम में क्या रखा है ये पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब चिपको आंदोलन तो सभी ने पढ़ा होगा, है ना, तो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे कि ये एपिको नाम क्यों पड़ा, चिपको आंदोलन के साथ एपिको नाम क्यों जुड़ा, इसे हम कल ही पढ़ेंगे। और हम पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड को भी कल ही पढ़ेंगे। ये बॉक्स में लिखी हुई बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो कल हम इन दोनों इम्पॉर्टेंट बातों को पढ़ेंगे और इसके साथ हमारा ये टॉपिक हो जाएगा ख़त्म, भारत में पर्यावरण की स्थिति। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे धारणीय विकास। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू सो मच।